नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 15 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप CPCT एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर CPCT एग्जाम के लिए रेगुलर वीडियोस को अपलोड किया जाता है। आप इन वीडियोस के माध्यम से CPCT एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अपना CPCT एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पावर पॉइंट स्लाइड की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है। पावर पॉइंट स्लाइड की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है। ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, जिसमें पेज या स्लाइड वर्टिकल डायरेक्शन में शो होती है। दूसरी होती है लैंडस्केप ओरिएंटेशन, जिसमें पेज या स्लाइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो होता है। MS वर्ड में और MS एक्सेल में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट। MS वर्ड और MS एक्सेल में पेज की और वर्कशीट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट, लेकिन पावर पॉइंट में जो स्लाइड बनाई जाती है उसकी डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब जो पावर पॉइंट में स्लाइड बनाई जाती है वह बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रिंट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पावर पॉइंट स्लाइड की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है लैंडस्केप। स्लाइड क्या होती है? स्लाइड मतलब पावर पॉइंट का पेज। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो पेज यूज किया जाता है उसे कहा जाता है स्लाइड, और स्लाइड की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है लैंडस्केप। लेकिन MS वर्ड और MS एक्सेल में पेज की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पावर पॉइंट में स्लाइड की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है लैंडस्केप। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से डेटा को CD में कॉपी करने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर से डेटा को CD में कॉपी करने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, CD का फुल फॉर्म क्या है। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। CD एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। CD एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जो 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। 700 MB तक का। CD पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी होती है और CD की थिकनेस या CD की मोटाई 1.2 mm होती है। तो पहले हमने यहां पर CD से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जाना। अब हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर से डेटा को CD में कॉपी करने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। जब हम कंप्यूटर से डेटा को CD में कॉपी करते हैं तो उसे कहा जाता है बर्निंग। बर्निंग। कंप्यूटर से डेटा को CD या DVD में कॉपी करने के लिए बर्निंग का उपयोग किया जाता है, जबकि CD या DVD के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए रिपिंग का यूज किया जाता है। रिपिंग का। जब CD DVD का डेटा कंप्यूटर में कॉपी होगा तो उसे कहा जाएगा रिपिंग, और जब कंप्यूटर का डेटा CD DVD में कॉपी होगा तो उसे कहा जाएगा बर्निंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर से डेटा को CD में कॉपी करने के लिए बर्निंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक का उपयोग बाइनरी डेटा में एरर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ब्लैंक का उपयोग बाइनरी डेटा में एरर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा स्टोर होता है वह बाइनरी फॉर्मेट में होता है। जब हम नेटवर्क में कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वह भी बाइनरी फॉर्मेट में होता है। बाइनरी फॉर्मेट मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में। इसे कहा जाता है बाइनरी डेटा। यदि बाइनरी डेटा में कोई 0 1 में बदल जाता है या कोई 1 0 में बदल जाता है तो वहां पर एक एरर आ जाती है, मतलब हमारा डेटा गलत हो जाता है। तो बाइनरी डेटा में जो एरर आ जाती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए
पैरिटी बिट का यूज किया जाता है, पैरिटी बिट का। कंप्यूटर नेटवर्क में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कई प्रकार के कोड होते हैं, जैसे कि पैरिटी बिट, चेकसम, हैमिंग कोड। यह सभी कोड डेटा में आने वाली एरर्स को डिटेक्ट करते हैं और कुछ कोड डेटा में आने वाली एरर को करेक्ट करते हैं। यहां पर हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें दिया गया है पैरिटी बिट। पैरिटी बिट का यूज क्या है? बाइनरी डेटा में आने वाली एरर को केवल डिटेक्ट करना। यह केवल डेटा में आने वाली एरर को डिटेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पैरिटी बिट का उपयोग बाइनरी डेटा में एरर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। यहां पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडेम का फुल फॉर्म, मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करती है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ब्लैंक का उपयोग बाइनरी डेटा में एरर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैरिटी बिट का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट कैसा प्रिंट होता है हमें यहां पर बताना है। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, डायगोनल या रिवर्स। जब आप एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को, किसी पेज को प्रिंट करते हो तो वह कैसा प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, डायगोनल या रिवर्स। हमने इस क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो में ही समझा था। जब हमने पावर पॉइंट की स्लाइड की ओरिएंटेशन को समझा था तभी हमने आपको बताया था कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है वह होती है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब लंबाई में, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा पेज प्रिंट होता है। तो एमएस वर्ड में यदि हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा पेज पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में प्रिंट होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट प्रिंट होता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में उपयोग करने के लिए आप ब्लैंक की को प्रेस करते हैं। नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में उपयोग करने के लिए आप ब्लैंक की को प्रेस करते हैं। यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड से संबंधित, कीबोर्ड में कई प्रकार की की होती हैं और कीबोर्ड में राइट साइड पर एक नंबर पैड होता है, न्यूमेरिक पैड होता है, जहां पर केवल नंबर वाली की होती हैं और वहां पर कुछ सिंबल की होती हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। इस प्रकार की जो की होती हैं, इस प्रकार का जो पार्ट होता है कीबोर्ड का, उसे कहा जाता है नंबर पैड, जहां से आप नंबर को फास्ट स्पीड में टाइप कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है यदि हमें नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में उपयोग करना है तो हम कौन सी की को प्रेस करेंगे। आपके कीबोर्ड में एक की होती है नम लॉक या नंबर लॉक, नम लॉक या नंबर लॉक। यदि आप नम लॉक की को प्रेस करेंगे तो जो नंबर वाला कीपैड है, नंबर वाला कीपैड है, वह लॉक हो जाएगा। और वह लॉक हो जाएगा मतलब आप नंबर को टाइप नहीं कर पाएंगे। जब आप नंबर टाइप नहीं कर पाएंगे उस समय पर जो नंबर पैड होता है वह डायरेक्शनल एरो के रूप में वर्क करता है। मतलब आप लेफ्ट, राइट, अप, डाउन के लिए उसका यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कीबोर्ड में 4 नंबर की पर लेफ्ट एरो बना होता है, 6 नंबर की पर राइट एरो बना होता है, 8 नंबर की पर अप एरो बना होता है और 2 नंबर की पर डाउन एरो बना होता है। यदि आप कीबोर्ड से नम लॉक की को प्रेस करते हैं तो जो नंबर पैड है वह लॉक हो जाता है और उस समय पर आप नंबर को टाइप नहीं कर सकते हैं। उस समय पर आप अपने नंबर को एरो के रूप में यूज कर सकते हैं। तो कीबोर्ड में एक की होती है नम लॉक जो नंबर पैड को ऑन या ऑफ करती है, और जब नंबर लॉक ऑन हो जाता है मतलब कीपैड लॉक हो जाता है नंबर वाला, तब आप नंबर को एरो के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नम लॉक की को प्रेस करने पर नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में यूज किया जा सकता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक पोर्ट एक बार में
एक बिट को ट्रांसमिट करता है? ब्लैंक पोर्ट एक बार में एक बिट को ट्रांसमिट करता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित है, कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। यहां पर हमसे पूछा गया है ब्लैंक पोर्ट एक बार में एक बिट को ट्रांसमिट करता है। एक बिट को एक बार में ट्रांसमिट करता है मतलब सीरियल वाइज करता है, सीरियल वाइज। जो बिट पहले आएगी उसे पहले ट्रांसफर करेगा, फिर जो दूसरी बिट आएगी उसे ट्रांसफर करेगा, फिर तीसरी बिट आएगी उसे ट्रांसफर करेगा। उस पोर्ट को कहा जाता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जो एट अ टाइम मतलब एक समय पर केवल सिंगल बिट को ट्रांसमिट करता है, सिंगल बिट को ट्रांसफर करता है। जबकि एक होता है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट का मतलब है एक साथ मल्टीपल बिट को ट्रांसमिट करता है। तो सीरियल पोर्ट एक बार में केवल एक बिट को ट्रांसमिट करता है, जबकि पैरेलल पोर्ट एक साथ एक ही समय पर मल्टीपल बिट को ट्रांसमिट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सीरियल पोर्ट एक बार में केवल एक ही बिट को ट्रांसमिट करता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक में परमानेंट स्टोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक में परमानेंट स्टोर होता है। हमसे पूछा गया है जब हम अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली कहां स्टोर हो जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, हमारे कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है, मेन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तब वह हार्ड डिस्क ड्राइव में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने पर वह हार्ड डिस्क ड्राइव में, HDD का फुल फॉर्म क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। जब कंप्यूटर को बूट किया जाता है, कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, उस समय पर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है और जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है। यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HDD। HDD का फुल फॉर्म क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क ड्राइव में परमानेंट स्टोर होता है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रोम एक ऐसी मेमोरी है जो कि नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट होती है, स्थायी होती है। रोम में वह इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, जो कि प्रोसेसर मतलब CPU के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। कैश मेमोरी कहां वर्क करती है? कैश मेमोरी रैम और CPU के बीच में वर्क करती है और यह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेकंड नंबर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। सबसे ज्यादा फास्ट और छोटी मेमोरी कौन है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद सेकंड नंबर पर फास्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क ड्राइव में परमानेंट स्टोर होता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी दो या दो से अधिक नेटवर्क का कलेक्शन होती है? निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी दो या दो से अधिक नेटवर्क का कलेक्शन होती है? पहले आपको यह समझना होगा कि टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उस कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल टाइप के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज होते हैं। उन सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। एक नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी दो या दो से अधिक नेटवर्क का कलेक्शन होती है? तो जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है,
हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो या दो से अधिक टोपोलॉजी या दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड टोपोलॉजी दो या दो से अधिक नेटवर्क का कलेक्शन होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ईमेल, फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है रे टॉमलिंसन को। रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सन 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। पहला ईमेल कब भेजा गया था? सन 1971 में। अब हमसे पूछा गया है सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीसी, जब हम कोई ईमेल सेंड करते हैं तो हमें जिसको ईमेल भेजना होता है उसकी ईमेल आईडी हम टू में टाइप करते हैं, और यदि हमें एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजना है तो कुछ ईमेल आईडी हम सीसी वाले पार्ट में टाइप कर देते हैं। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब 2 में हमने जितनी ईमेल आईडी टाइप करी हैं उनको यह ईमेल जाएगा, साथ ही साथ सीसी में टाइप की गई ईमेल आईडी पर भी यह ईमेल ट्रांसफर होगा। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है, ईमेल से संबंधित बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीसी, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग यूजर डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए करता है। ब्लैंक सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग यूजर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए करता है। मतलब ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर यूजर अपने कुछ काम को कंप्लीट करता है, या ऐसे वह कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिन पर यूजर अपने काम को कंप्लीट करता है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो किसी फिक्स टास्क को कंप्लीट करते हैं और यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। यूजर के लिए कौन से सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि कंप्यूटर सिस्टम के लिए कौन से सॉफ्टवेयर आवश्यक होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं होगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद हम जो MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप यह सभी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वह होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिन पर यूजर अपने वर्क को कंप्लीट करता है। यूजर के लिए कौन से सॉफ्टवेयर आवश्यक होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि सिस्टम के लिए कौन से सॉफ्टवेयर आवश्यक होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहां पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी समझना है हमें। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, उन्हें कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यह भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग यूजर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए करता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या किसी ग्राफिक्स की सबसे स्मॉल यूनिट होती है जिसे डिस्प्ले डिवाइस पर शो किया जाता है? निम्न में से क्या किसी ग्राफिक्स की सबसे स्मॉल यूनिट होती है जिसे डिस्प्ले डिवाइस पर शो किया जाता है? यह क्वेश्चन मॉनिटर से संबंधित है, मॉनिटर से संबंधित। जब आप कोई ग्राफिक्स बनाते हैं तो वह आपको किस डिवाइस पर शो किया जाता है? डिस्प्ले डिवाइस मतलब मॉनिटर पर। बट जब मॉनिटर पर कोई ग्राफिक्स बनता है, कोई इमेज बनती है, कोई शेप बनता है, तो वह किससे बनता है? उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो मॉनिटर स्क्रीन पर जो भी ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए जाते हैं, वह सभी पिक्सल से बनते हैं, पिक्सल से। पिक्सल मतलब एक डॉट। तो स्क्रीन पर
किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे छोटी सबसे स्मॉल यूनिट क्या होती है? पिक्सल। मॉनिटर स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक्सल के द्वारा शो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मॉनिटर स्क्रीन पर या डिस्प्ले डिवाइस पर किसी ग्राफिक्स को शो करने के लिए सबसे स्मॉल यूनिट होती है पिक्सल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक का उपयोग लेजर प्रिंटर में पाउडर को रखने के लिए किया जाता है। ब्लैंक का उपयोग लेजर प्रिंटर में पाउडर को रखने के लिए किया जाता है। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हार्ड कॉपी आउटपुट। यहां पर जो लेजर प्रिंटर है यह एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो कि बहुत कम साउंड के साथ हाई स्पीड में हाई क्वालिटी आउटपुट प्रदान करता है। लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है जो कि बिना साउंड के बहुत कम साउंड में प्रिंटिंग करता है, हाई क्वालिटी आउटपुट देता है और इसकी बहुत फास्ट स्पीड होती है। हमसे पूछा गया है ब्लैंक का उपयोग लेजर प्रिंटर में पाउडर को रखने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन और आपको तैयार करना है, लेजर प्रिंटर में उपयोग होने वाले पाउडर को क्या कहा जाता है? लेजर प्रिंटर के अंदर ड्राई पाउडर यूज होता है, सूखा पाउडर, जिसे कहा जाता है टोनर। लेजर प्रिंटर में उपयोग होने वाले पाउडर को क्या कहा जाता है? टोनर। और टोनर को रखा जाता है टोनर कार्ट्रिज में। कार्ट्रिज मतलब जहां पर टोनर भरा होता है, पाउडर भरा होता है। तो लेजर प्रिंटर में पाउडर को रखने के लिए टोनर कार्ट्रिज का यूज किया जाता है और पाउडर का नाम क्या होता है? टोनर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टोनर कार्ट्रिज का यूज लेजर प्रिंटर में पाउडर को रखने के लिए किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? मतलब यदि आपने एमएस एक्सेल के किसी सेल में कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन टाइप करी है और आप उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? यहां पर आपको करीब 7-8 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे क्योंकि एमएस एक्सेल के अंदर कई प्रकार की ऐसी शॉर्टकट की हैं जो दो टाइप से, दो तरीके से वर्क करती हैं। जैसे कि हमसे पूछा गया है सेल कंटेंट को अंडरलाइन करने की क्या शॉर्टकट की है? आपने नॉर्मल अंडरलाइन के लिए पढ़ा होगा Ctrl+U। Ctrl+U से आप अंडरलाइन कर सकते हो। इसी प्रकार से Ctrl+B से आप बोल्ड कर सकते हो, Ctrl+I से आप इटैलिक कर सकते हो। यह बेसिक शॉर्टकट की तो आपने पढ़ी है, यूज करी है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सभी सॉफ्टवेयर में अंडरलाइन के लिए Ctrl+U होता है, Ctrl+B बोल्ड के लिए होता है, Ctrl+I इटैलिक के लिए होता है। लेकिन यह शॉर्टकट की हमें ऑप्शन में नहीं दी गई है, हमें कोई और शॉर्टकट की दी गई है। यहां पर एमएस एक्सेल के अंदर यदि आपको सेल कंटेंट को बोल्ड करना है तो आप Ctrl+2 से भी कर सकते हैं, Ctrl+2 से। इसी प्रकार से यदि इटैलिक करना है तो Ctrl+3 से भी कर सकते हैं। आपको अंडरलाइन करना है तो Ctrl+4 से कर सकते हैं और स्ट्राइक थ्रो करना है तो Ctrl+5 से कर सकते हैं, Ctrl+5 से। मतलब एमएस एक्सेल में टेक्स्ट को बोल्ड करने की दो शॉर्टकट की हो गई, Ctrl+B और Ctrl+2। इटैलिक करने के लिए Ctrl+I और Ctrl+3। अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U और Ctrl+4 और यदि स्ट्राइक थ्रो करना है तो Ctrl+5। यहां पर हमने देखा कि एक्सेल के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के लिए दो शॉर्टकट की यूज की जाती हैं। अब हम इन शॉर्टकट की को एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने एक्सेल में यहां पर कुछ डेटा टाइप किया है। अब इस डेटा को यदि हमें बोल्ड करना है तो हम Ctrl+B से कर सकते हैं या फिर Ctrl+2 से भी कर सकते हैं, Ctrl+2 से। इसी प्रकार से इटैलिक करना है तो Ctrl+I से कर सकते हैं या Ctrl+3 से कर सकते हैं। अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U से कर सकते हैं या Ctrl+4 से कर सकते हैं। इसी प्रकार से Ctrl+5 से स्ट्राइक थ्रो भी कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो। और एक शॉर्टकट की और याद करना है आपको, Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है,
Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहां पर हमने एक साथ करीब 5-6 क्वेश्चन को तैयार किया। इस क्वेश्चन में पूछा गया था अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है, तो वह होगी Ctrl+4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है? यदि हमें कोई बुक पब्लिश करनी है, हमें कोई न्यूज़पेपर पब्लिश करना है, हमें कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, मैरिज कार्ड बनाना है, जो पब्लिशिंग का वर्क होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा प्रिंटर यूज किया जाता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? जो पब्लिशिंग का वर्क होता है उसमें सबसे ज्यादा लेजर प्रिंटर का यूज किया जाता है। लेजर प्रिंटर जो कि एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, हाई स्पीड के साथ प्रिंट आउट देता है, हाई क्वालिटी आउटपुट देता है, और लेजर प्रिंटर की स्पीड को पीपीएम में नापा जाता है। पीपीएम, पेज पर मिनट, 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट कर रहा है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में लेजर प्रिंटर का यूज किया जाता है जो कि एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, हाई क्वालिटी आउटपुट देता है और प्रिंटिंग करते समय कम आवाज करता है, कम साउंड करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आमतौर पर लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? ऐसा क्वेश्चन यह आपसे पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट या घटक नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई फंक्शन होते हैं। यहां पर जैसे हमें दिया गया है प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है। लेकिन सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट या घटक नहीं होता है। सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट नहीं होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में इक्वल सीलिंग 155,35 का आउटपुट क्या होगा? यह सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीपीसीटी के मैक्सिमम पेपर में फ्लोर फंक्शन से और सीलिंग फंक्शन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमसे पूछा गया है एमएस एक्सेल में यदि हम इक्वल सीलिंग फंक्शन के अंदर 155,35 मतलब 35 को टाइप करेंगे तो क्या आउटपुट प्राप्त होगा। सीपीसीटी पेपर के लिए सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन एक इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीपीसीटी के मैक्सिमम पेपर में सीलिंग फंक्शन से या फ्लोर फंक्शन से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको यहां पर दोनों फंक्शन एक साथ तैयार करने मिलेंगे। सीलिंग का मतलब होता है टॉप, ऊपर, और फ्लोर का मतलब होता है नीचे। यदि आप किसी नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, राउंड ऑफ, तो आप फ्लोर फंक्शन का या सीलिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहां पर सीलिंग फंक्शन क्या करता है, जो आपने पहला नंबर दिया है 155, इसमें कितने से भाग देगा? 35 से भाग देगा। यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 155, मतलब 155 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन यदि 155 35 से पूरा डिवाइड नहीं होगा तो आपको 155 के आगे एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करके दिया जाएगा जो 35 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहां पे आपको सीलिंग फंक्शन में क्या समझना है, यह जो फंक्शन है यह वैल्यू को राउंड अप करता है। राउंड अप मतलब यदि हम इस नंबर को 35 से डिवाइड करेंगे, यह नंबर पूरा डिवाइड हो गया यदि 35 से, तो आपका आंसर होगा 155 ही, क्योंकि यह 35 से पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन यदि 155 35 से पूरा डिवाइड नहीं होता है तो 155 के आगे का मतलब ऊपर साइड का, सीलिंग ऊपर साइड का जो भी नंबर 35 से पूरा पूरा डिवाइड होगा वह नंबर आपको दे दिया जाएगा। किस फंक्शन के द्वारा? सीलिंग के द्वारा। और यदि आप सीलिंग के स्थान पर
फ्लोर फंक्शन का यूज करेंगे। फ्लोर का, फ्लोर मतलब नीचे, बॉटम में। यदि आप यही काम किस फंक्शन से करेंगे, फ्लोर से, तो 155 को यदि हम फ्लोर में 35 से डिवाइड करें तो यह क्या करेगा, यदि 155 35 से पूरा डिवाइड हो गया तो आंसर आएगा 155 ही। लेकिन यदि 155 35 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो आपको 155 से कम मतलब नीचे साइड पर एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करके दिया जाएगा जो 35 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। आपको फ्लोर और सीलिंग को ऐसे समझना है, सीलिंग मतलब ऊपर और फ्लोर मतलब नीचे। सीलिंग फंक्शन क्या करेगा, जो नंबर आप डिवाइड कर रहे हो, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, यदि वह पूरा डिवाइड हो गया तो आंसर होगा वही नंबर 155 ही। लेकिन यदि 155 35 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो आपको 155 के बाद का ऊपर साइड का एक ऐसा नंबर दिया जाएगा जो 35 से पूरा डिवाइड हो जाए। और फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, 155 को डिवाइड करेगा 35 से, यदि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो आंसर होगा 155। लेकिन यदि 155 35 से पूरा डिवाइड नहीं होता है तो आपको एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करके दिया जाएगा जो 155 से छोटा होगा और 35 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। यहां पर हमने एक साथ फ्लोर और सीलिंग दोनों फंक्शन को समझा। यहां पर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 175, 175, क्योंकि 155 35 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 155 के स्थान पर 175 जो कि 155 से बड़ा है वह 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम इन दोनों फंक्शन को एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो यदि हम एमएस एक्सेल में इक्वल के साथ सीलिंग फंक्शन को टाइप करते हैं, हमने यहां पर दिया 155 और कामा 35। इसका मतलब क्या है, 155 को 35 से डिवाइड करना है। यदि 155 35 से पूरा डिवाइड हो गया तो हमें वही नंबर मिल जाएगा। लेकिन यदि 155 35 से पूरा डिवाइड नहीं होता है तो 155 के आगे का ऊपर साइड का एक नंबर सेलेक्ट किया जाएगा जो 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एंटर की को प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर आंसर कितना आया 175, क्योंकि 155 तो 35 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 175 जो कि 155 से बड़ा है 35 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। यदि हम फ्लोर फंक्शन का यूज करें, यहां पर हम देते हैं 155, 35, तो आप देखेंगे यहां पर आउटपुट हमें क्या मिला 140, क्योंकि 155 35 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो फ्लोर फंक्शन ने 155 से कम जो नंबर मिला जो 35 से पूरा डिवाइड होगा वह हमें निकाल कर दे दिया। तो यहां पर हमने एक साथ फ्लोर फंक्शन को और सीलिंग फंक्शन को समझा। यह दोनों सीपीसीटी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यहां पर इसको और क्लियर कर लेते हैं। यदि हम 35 को आगे ड्रॉ करें, 35 का डबल हो जाएगा 70। यदि हम इसकी टेबल प्रिंट करें, इसको आगे बढ़ाएं, तो आप देख सकते हैं 35 के बाद आया 70, 105, 140, फिर आ गया 175। और हमने किस नंबर को डिवाइड किया था 155 को। जब हमने 155 को 35 से डिवाइड किया तो वह पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ था। सीलिंग फंक्शन ने हमें कौन सा नंबर सेलेक्ट करके दे दिया 175 जो कि 155 से बड़ा है, जबकि फ्लोर ने क्या सेलेक्ट करके दिया हमें 140 जो कि 155 से छोटा है। यहां पर हम यह भी पता कर सकते हैं कि 155 को यदि 35 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। इसके लिए एमएस एक्सेल में मॉड फंक्शन का यूज किया जाता, मॉड, जो कि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करता है और शेषफल बताता है, रिमाइंडर बताता है। यदि हम 155 को 35 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा, कितना बचेगा 15। इसीलिए हमें सीलिंग फंक्शन ने क्या आउटपुट दिया 155 के स्थान पर 175 और फ्लोर फंक्शन ने क्या दिया 155 के स्थान पर 140। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन को क्लियर किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड गेट में a = 1 और b = 1 इनपुट करने पर क्या आउटपुट प्राप्त होगा। एंड गेट में a = 1 और b = 1 इनपुट करने पर क्या आउटपुट प्राप्त होगा। अब सीपीसीटी के पेपर में लॉजिक गेट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अभी सितंबर में सीपीसीटी का एग्जाम हुआ है उसमें 1-2 क्वेश्चन लॉजिक गेट से भी पूछे गए हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रकार के लॉजिक गेट यूज किए जाते हैं। लॉजिक गेट जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, कई प्रकार के गेट होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में और गेट को समझा था, आज की वीडियो में हम एंड गेट को समझ रहे हैं।
एंड गेट जो कि 2 इनपुट लेगा, ए और बी। यदि हम एंड गेट में 2 इनपुट करेंगे ए और बी, तो पहला इनपुट हो सकता है 0 0, दूसरा इनपुट होगा 0 1, तीसरा इनपुट होगा 1 0 और लास्ट इनपुट हो जाएगा 1 1। हम इस प्रकार की वैल्यू एंड गेट में इनपुट कर सकते हैं। यहां पर हमें आउटपुट मिल जाएगा बाय। जब हम एंड गेट में दोनों इनपुट 0 इनपुट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। जब हम 1 0 1 1 इनपुट करेंगे तो भी आउटपुट मिलेगा 0। 1 1 1 0 देंगे तो भी आउटपुट मिलेगा 0। लेकिन जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 1। और गेट में एक भी इनपुट 1 होने पर 1 आउटपुट प्राप्त होता है, लेकिन एंड गेट में सभी इनपुट 1 होने पर 1 आउटपुट प्राप्त होता है। जो और गेट था उसमें केवल एक भी इनपुट यदि 1 हो जाता है तो हमें 1 आउटपुट मिलता था, लेकिन एंड गेट में जब हमारे सभी इनपुट 1 होंगे तभी हमें 1 आउटपुट प्राप्त होगा। तो यहां पर हमसे बोला गया था a इक्वल 1 है, b इक्वल 1 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एंड गेट में a इक्वल 1 और b इक्वल 1 का आउटपुट होगा 1। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्किंग के लिए या कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? NIC जो कि एक हार्डवेयर पार्ट होता है, NIC जिसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्किंग या इंटरनेट का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इंटरनेट से जुड़े रिमोट कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए इंटरनेट की निम्नलिखित में से कौन सी संचार सेवा का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट से जुड़े मतलब इंटरनेट से कनेक्ट रिमोट कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए इंटरनेट की निम्नलिखित में से कौन सी संचार सेवा का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन हमने सितंबर वाले CPCT एग्जाम में तैयार भी कराया था और यह क्वेश्चन CPCT के सितंबर वाले एग्जाम में आया भी था। हमने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़ा था कि रिमोट लॉगिन करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, और पेपर में यह क्वेश्चन आया था इंटरनेट से जुड़े रिमोट कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए इंटरनेट की कौन सी सेवा का यूज किया जाता है? वह होती है टेलनेट। टेलनेट एक प्रोटोकॉल होता है जो किसी रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने की सुविधा देता है। टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? टेली टाइप नेटवर्क या टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेली टाइप नेटवर्क या टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलनेट एक ऐसी टेक्निक है जो किसी रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने की सुविधा देती है। इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह आपका कंप्यूटर है जो आपके पास है और यह हमारा कंप्यूटर है जो हमारे पास है। हम अपने कंप्यूटर से कोई वर्क कर रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर से कोई वर्क कर रहे हैं। यदि हमें अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में लॉगिन करना है, मतलब ऐसे कंप्यूटर में लॉगिन करना है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमसे दूर है, तो यह हमारे लिए कहलाएगा रिमोट कंप्यूटर और हमारा कंप्यूटर हमारे लिए क्या कहलाएगा? लोकल कंप्यूटर। तो लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए टेलनेट का यूज किया जाता है। टेलनेट एक प्रोटोकॉल होता है जो रिमोट कंप्यूटर में मतलब हमसे दूर रखे कंप्यूटर में लॉगिन करने की सुविधा देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है? निम्न में से कौन एक सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है? सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या है? एक ऐसी डिवाइस जिसमें डेटा को स्टोर करने का एक निश्चित क्रम होता है और स्टोर डेटा को वापस प्राप्त करने का भी एक निश्चित क्रम होता है। ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसमें डेटा को एक निश्चित क्रम में स्टोर किया जाता है और उसी निश्चित क्रम में प्राप्त किया जाता है, उसे कहा जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, जो कि होती है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है
जो कि एक फिक्स सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करती है और उसी फिक्स सीक्वेंस में डेटा को प्राप्त किया जा सकता है। कुछ समय पहले तक जो कैसेट यूज होती थी, रील वाली कैसेट, जिसमें जर्नली ऑडियो डेटा को स्टोर किया जाता था, वह होती है मैग्नेटिक टेप। यदि कैसेट में, मैग्नेटिक टेप में 10 गाने होते थे, 10 सॉन्ग्स होते थे, तो हमें पहले नंबर का गाना पहले सुनना होता था, फिर हम दूसरा गाना सुन सकते थे, तीसरा सुन सकते थे। यदि हमें डायरेक्ट 5वें नंबर का सॉन्ग सुनना है तो स्टार्टिंग के 4 सॉन्ग्स को हमें फॉरवर्ड करना पड़ता था। मतलब जब मैग्नेटिक टेप में डेटा को स्टोर किया गया तो एक निश्चित क्रम में किया गया, और जब यूजर डेटा को प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा, तो उसी क्रम में कर सकता है। उसे कहा जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, जो कि होती है मैग्नेटिक टेप। यहां पर आपको एसएसडी का फुल फॉर्म याद करना है। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। डीवीडी का फुल फॉर्म याद करना है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।